हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक से चैप्टर 13 के 4 नंबर वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन बैंक में 4 नंबर वाला पहला जो प्रश्न है वो है इथीन से निम्न को। तो इथीन से 1,2 डाइब्रोमो इथेन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इथीन की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराएंगे। तो क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड सी है, इसमें से एक बॉन्ड होता है सिग्मा, एक बॉन्ड होता है पाई, मैंने पहले ही बता रखा है। तो इस बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड कैसे बना था, कार्बन के इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, इससे H2 जुड़े हुए हैं इस तरह से, और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, इसी से एट दी सेम टाइम ब्रोमीन के बीच का भी क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और ब्रोमीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब एक ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पहुँच जाएगा और दूसरा ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पहुँच जाएगा और इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि क्या बन जाएगा, CH2Br CH2Br 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हमारा अगला जो समीकरण हमें देना है, प्रोपीन से प्रोपीन ओजोनाइज्ड बनाने का समीकरण देना है। तो प्रोपीन से प्रोपीन ओजोनाइज्ड बनाने के लिए प्रोपीन की रिएक्शन ओजोन से कराएंगे, तो इस तरह से प्रोपीन ओजोनाइज्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन, मार्कोनिकॉफ का नियम लिखिए व एक उदाहरण दीजिए। तो मार्कोनिकॉफ का नियम है, जब असममित द्विबंध पर योगात्मक अभिक्रिया होती है तब जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यानी असीमित द्विबंध, यानी कि देखिए यहाँ पर एक प्रोपीन बना हुआ है, यह असममित द्विबंध क्यों है, यदि हम इसको 20 से काटें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनती, मतलब सेम सेम चीज़ें दोनों साइड नहीं है, तो यह असममित द्विबंध है। तो ऐसे यौगिकों पर जब योगात्मक अभिक्रिया होती है, मतलब योगात्मक अभिक्रिया का क्या मतलब होता है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और उसमें कोई दूसरे एटम्स आकर के जुड़ेंगे। तो जुड़ने वाले यौगिक का ऋणात्मक भाग, जैसे कि यहाँ पर प्रोपीन पर HCl की योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, इसमें H+ आयन होता है और Cl- आयन होता है। तो योगात्मक यौगिक का ऋणात्मक भाग मतलब Cl- आयन उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड से CH जुड़ा है और CH2 जुड़ा है, तो दूसरे नंबर का जो कार्बन है इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसलिए Cl इस कार्बन से जुड़ा है। यही मार्कोनिकॉफ का नियम है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इथाइन या इथाइन एसिटिलीन की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए। तो हमने इससे पहले भी आपको बता रखा है कि इथाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है और जहाँ कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर sp संकरण होता है। इसमें जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और दो बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होते हैं और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर C सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है 1 और CH सिग्मा बॉन्ड की संख्या होती है 2 और पाई बॉन्ड की भी संख्या होती है 2। इस तरह से इसमें बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके बाद पाई बंध एक दूसरे के साथ तथा CC सिग्मा बंध के साथ लंबवत होते हैं और अणु की आकृति रेखीय हो जाती है। अणु की आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। इसमें ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होती है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करें। अभिक्रिया दी हुई है उनको अपन को पूर्ण करना है। तो पहली अभिक्रिया है आपकी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br मतलब Br2, इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले जब अभिक्रिया होगी तो C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और क्या होगा कि ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन ने ले लिया। मतलब क्या हो गया, CH3 तो आपका था ही, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया, CH बन गया। यहाँ पर कार्बन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। सेम टाइम ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रोमीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो एक ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस वाले कार्बन के पास, दूसरा ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस वाले कार्बन के पास, तो दूसरे कार्बन और पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस रिएक्शन में CH3CBr CHBr बन गया। अब फिर क्या होगा, फिर से ब्रोमीन
एथेन की क्रिया होगी तो आपका जो ये बीच वाला पाई बॉन्ड है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और फिर से एक एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो CH3Br2 CHBr बनेगा, मतलब 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हमारा अगली रिएक्शन जो हमें कंप्लीट करनी है, एसिटिलीन के 3 अणु लाल तप्त लोहा के ऊपर 873 केल्विन पर क्रिया करेंगे तब क्या होगा, तो इसका सही आंसर है बेंजीन बनेगा। इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन जो हमें कंप्लीट करनी है वो है 1,2 डाइब्रोमो एथेन की एल्कोहलिक KOH से क्रिया होती है तब क्या होगा। देखिए 1,2 डाइब्रोमो एथेन की किससे क्रिया करनी है आपको, एल्कोहलिक KOH से करनी है। KOH से जब क्रिया होगी तब क्या होगा, देखो एक अणु यहाँ से KBr का निकल जाएगा, ये निकल गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक अणु जो होगा वो ये निकल जाएगा H2O का, यानी यहाँ पर बच गया CH2C डबल बॉन्ड CHBr, ये बन गया। फिर इसके बाद फिर से इसमें क्रिया होगी NaNH2 की तो क्या होगा, NaBr निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, यहाँ से NH3 निकल जाएगा तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हमें लास्ट समीकरण जो हमें पूरा करना है वो है CaC2 पर किसकी क्रिया होने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H2 का फॉर्मेशन होता है, तो इसका सही आंसर है H2O की क्रिया होने से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एथेनोइक अम्ल को बेंजीन में परिवर्तन का केवल समीकरण देना है। एथेनोइक अम्ल लेना है और उससे बेंजीन बनाना है। तो एथेनोइक अम्ल की सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O का H2O निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये वाला H और ये वाले OH मिलकर H2O निकल जाएंगे और सोडियम एसीटेट बनेगा। फिर जो सोडियम एसीटेट बन रहा है CH3COON यहाँ पर बन रहा है, वो किससे क्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कराने पर। तो क्या होगा, Na2 और CO3 बन जाएंगे। कैसे बन गया, देखो ये वाला NaOH का Na और ये वाला Na सोडियम एसिटेट का Na, मतलब Na2 और C और 2 O ये है और 1 O ये, तो CO3 बन गया और एक हाइड्रोजन NaOH का भी बचा है तो ये CH3 से जुड़ करके मीथेन बना लेगा। अब मीथेन की क्रिया हम कराएंगे ब्रोमीन से, तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक ब्रोमीन HBr के रूप में निकल जाएगा और जो हाइड्रोजन निकला है उसकी जगह पर ये वाला ब्रोमीन जो बचा है वो जुड़ जाएगा और ब्रोमोमीथेन बनेगा। अब ब्रोमोमीथेन के 2 अणु आपस में क्रिया करेंगे सोडियम की उपस्थिति में। कैसे क्रिया हो रही है यहाँ पर ये समझिए, CH3Br और CH3Br इसकी क्रिया हो रही है। सोडियम के 2 अणु से तो NaBr निकल गया और ये दोनों आपस में जुड़ गए, मतलब एथेन का फॉर्मेशन हुआ। अब जो एथेन बनी है ब्रोमीन से क्रिया करेगी और क्या होगा कि यहाँ सर एक H और यहाँ से एक Br HBr के रूप में निकल जाएगा, माइनस HBr निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2Br ब्रोमोएथेन का फॉर्मेशन होगा। अब ब्रोमोएथेन की क्रिया हम एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, यहाँ से ये जो CH3 का एक H है और ये Br माइनस HBr के रूप में निकल जाएगा और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा और इथीन का फॉर्मेशन होगा। अब जो ये इथीन बनी है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करेगी। इस समीकरण को हम पहले भी देख चुके हैं और 1,2 डाइब्रोमो एथेन का फॉर्मेशन होगा। अब 1,2 डाइब्रोमो एथेन की क्रिया हम एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। ये क्रिया भी हम देख चुके हैं। अब जो एसिटिलीन के 3 अणु हैं, ये रक्त तप्त आयरन की उपस्थिति में, ये रिएक्शन भी हम देख चुके हैं। क्रिया करेंगे तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये थी एथेनोइक अम्ल को बेंजीन में परिवर्तन का समीकरण। काफ़ी लेंदी है लेकिन आप लोग लिख के प्रैक्टिस करिएगा, डेफिनेटली आप लोगों से बन जाएगा। कहीं दिक्कत आने पर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं फिर भी अत्यधिक स्थायी होता है क्यों। अभी तक हमने आप लोगों को बताया था कि जहाँ कहीं भी
पाई बॉन्ड होता है तो वो कंपाउंड जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है दुर्बल होता है। लेकिन बेंजीन में 3-3 डबल बॉन्ड होने के बाद भी ये स्थायी होता है। क्यों, इसका हमें रीज़न देना है। तो ये स्थायी इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन जो होता है इन दो कैनोनिकल फॉर्म का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये जो पाई बॉन्ड होते हैं इसके पाई इलेक्ट्रॉन सभी जगह सारे कार्बन्स में घूमते रहते हैं, स्टेबल एक जगह नहीं रहते हैं, जिसके कारण अनुरादि शंकर बन जाता है और ये स्थायी होता है। यही इसका रीज़न है। क्या है रीज़न? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, मतलब इधर उधर सारे कार्बन्स पे घूमते रहते हैं, स्टेबल नहीं होते। तो इन दो कैनोनिकल फॉर्म का संकरित जो रूप है वो इस तरह से बन जाता है और ये स्टेबल होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें लिखे। तो किसी निकाय को एरोमेटिक कब कहेंगे? तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। पहला है, जो निकाय है वो समतल चक्रीय होना चाहिए, मतलब जो चक्र हैं वो 5, 6 या 7 परमाणु से बने होने चाहिए। इसके बाद अगला है हमारा, एकांतर युग्म बंद होना चाहिए, मतलब इनके वलय के अंदर एकांतर, यहाँ से यहाँ बेंजीन की संरचना में देख सकते हो अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, इस तरह के बॉन्ड होने चाहिए। इसके बाद अगला है हकल रूल। तो जो कंपाउंड है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकृत होने से बनना चाहिए, जिसको अपन हकल रूल भी कह सकते हैं। इसके बाद अगली शर्त है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। ऐसे यौगिक कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। और अगली शर्त है अनुनादी संरचनाएं। तो ऐसे यौगिक अनुनादी संरचनाएं भी बनाते हैं। तो ये थे हमारे एरोमेटिकता को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मैथेन के क्लोरीनीकरण की संपूर्ण अभिक्रिया को समझाइए। तो मैथेन का जब क्लोरीनीकरण सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, यदि हम विदाउट सनलाइट करें तो ये क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्रिया बहुत अधिक तीव्रता से होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, मीथेन में क्या है, इस तरह से हाइड्रोजन अटैच है, तो एक हाइड्रोजन HCl के रूप में निकल जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा, यानी कि CH3 और Cl का फॉर्मेशन होगा, मोनोक्लोरो मीथेन का फॉर्मेशन होगा। समझिए, इस तरह से मोनोक्लोरो मीथेन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इस तरह से मोनोक्लोरोमीथेन जो बना है वो फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा, और क्लोरीन से जब क्रिया होगी, मतलब Cl2 से जब क्रिया होगी, तो एक अणु HCl का निकल जाएगा और इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, इस H की जगह पर जुड़ जाएगा क्लोरीन जुड़ जाएगा। इस H की जगह पर अपन क्लोरीन को जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पर Cl जुड़ गया तो आपका डाइक्लोरोमीथेन बन गया। अब फिर से जो डाइक्लोरोमीथेन बना है ये सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा और यहाँ से इस तरह से HCl निकल जाएगा और ये वाला क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर अपन अब क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन को, ये आपने क्लोरीन जोड़ दिया। इसके बाद फिर से ट्राइक्लोरोमीथेन जो बना या क्लोरोफॉर्म जो बना वो फिर से किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा, Cl2 से क्रिया करेगा और क्या होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये वाला क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा, मतलब CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये था मीथेन के क्लोरीनीकरण की क्रिया। इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन जो बताना है, एल्केन CH3 CH2 CH3 होल CH2 CH3 होल ट्वाइस में प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी कार्बन परमाणु की पहचान कर प्रत्येक कार्बन से आबंधित कुल हाइड्रोजन की संख्या बताना है। मतलब इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन को आप पहचानना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ प्राथमिक कार्बन क्या होता है। प्राथमिक कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिससे केवल एक एल्किल ग्रुप हो जुड़ा हो, वो कहलाएगा प्राथमिक कार्बन। द्वितीयक कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन जिससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो, कहलाएगा द्वितीयक कार्बन। और तृतीयक कार्बन क्या कहलाएगा, ऐसा कार्बन जिससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो, कहलाएगा तृतीयक कार्बन। और एक और कार्बन होता है क्वाटरनरी कार्बन, यानी कि चतुर्थक कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, इसमें कार्बन से 4 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। तो यहाँ पर केवल आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन ढूंढना है और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या बताना है। प्राइमरी कार्बन क्या होगा, जब कार्बन से केवल एक दूसरा कार्बन या दूसरा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ। सेकेंडरी कार्बन जब कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। टर्सरी कार्बन जब कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसको अपन थोड़े से अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे अपन को क्लियर समझ में आए। CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3। तो इसमें आप लोग ढूंढिएगा प्राथमिक कार्बन। तो प्राथमिक कार्बन की संख्या कितनी होगी, देखिए, एक ये वाला कार्बन है
जो केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब एक ये वाला हो गया प्राथमिक कार्बन, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया, चौथा कार्बन ये हो गया और पांचवा कार्बन ये हो गया। इन पांचों को देखिए आप, सब केवल एक ही दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये होंगे प्राथमिक कार्बन। तो प्राथमिक कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 5। अब इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन पहले काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। तो 15 हाइड्रोजन है इनसे जुड़े हुए। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या है? ये दो दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये मैं सर्किल बना रही हूँ, इस वाले कार्बन को देखिए और इस वाले कार्बन को देखिए, ये 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये होंगे सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 2। अब इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 2 2 4। तो इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इसके बाद हमें क्या बताना है? टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन में देखिए, ये वाला कार्बन देखिए आप, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये होगा टर्सरी कार्बन। इसकी संख्या 1 और इससे जुड़े हाइड्रोजन भी है 1। बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वथनांक पर एल्केन के शाखन का क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब एल्केन यदि सीधा है तो ठीक है, और यदि हम इसकी ब्रांचेस बढ़ा दें, यहाँ पे CH3 एल्किल ग्रुप जोड़ दें, तो शाखन करने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एल्केन के शाखन में वृद्धि के फलस्वरूप पृष्ठ सतह घटता है, जिससे क्या होता है? एल्केन की श्रृंखला से शाखन में वृद्धि के फलस्वरूप वंडरवॉल आकर्षण बल में कमी होने के कारण क्वथनांक घट जाता है। मतलब शाखन में वृद्धि करेंगे तो क्वथनांक घट जाएगा, क्यों? वंडरवॉल बलों में कमी हो जाएगी इस कारण से। इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन जो है वो बताना है कि बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करोगे। मतलब आपको एक अभिकर्मक बेंजीन लेना है और उसको सबसे पहले अपन को पैरानाइट्रोबेंजीन में परिवर्तित करना है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन है। तो बेंजीन की क्रिया जब हम ब्रोमीन से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, यानी ब्रोमीनीकरण की क्रिया कराएंगे, तो अब क्या होगा? बेंजीन का जो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन के साथ HBr के फॉर्म में निकल जाएगा और इस वाले हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा। फिर हम नाइट्रीकरण अभिक्रिया कराएंगे सांद्र HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो NO2 पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा। अब ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसका जो पास सबसे नजदीक वाला कार्बन होता है ये कहलाता है आर्थो कार्बन, इसके बाद वाला कार्बन कहलाता है मेटा कार्बन और ये इसके सामने वाला कार्बन कहलाता है पैरा कार्बन। तो ये है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होती है, ये भी ऑर्थो होगी और ये भी मेटा पोजीशन होगी। तो मैंने क्या बोला? NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पर जुड़ता है और ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है। पैरा प्रोडक्ट जो है पैरानाइट्रोबेंजीन ये अधिक मात्रा में बनता है। तो इस तरह से आप बेंजीन को पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद हमें बेंजीन को परिवर्तित करना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में। तो मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हम नाइट्रीकरण अभिक्रिया कराएंगे। तो बेंजीन का ये वाला हाइड्रोजन की क्रिया हम HNO3 से कराएंगे, मतलब नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे। तो क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन यानी H2O निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बचा? NO2। तो NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसके बाद हम क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया कराएंगे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्लोरीनीकरण की क्रिया होगी, मतलब Cl2 से क्रिया होगी, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो HCl के रूप में निकल जाएगा और ये वाला क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन की जगह पर जुड़ जाएगा और मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हम देखते हैं अपनी अगली अभिक्रिया। तो हमें अगली अभिक्रिया जो है बेंजीन को पैरानाइट्रोटॉलुईन में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हम बेंजीन लेंगे और उस पर फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कराएंगे। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया हमने देख लिया है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। क्या थी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया? जब हम बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, तब क्या होगा? बेंजीन का ये वाला हाइड्रोजन जो है वो HCl के रूप में निकल जाएगा और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा। इसके बाद हम नाइट्रीकरण अभिक्रिया कराएंगे। नाइट्रीकरण अभिक्रिया यानी कि HNO3 और H2SO4 से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है और यहाँ वाला, मतलब पैरा और मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरह से पैरानाइट्रोटॉलुईन अधिक मात्रा में और मेटानाइट्रोटॉलुईन कम मात्रा में बनेगा। तो इस तरह से बेंजीन को आप पैरानाइट्रोटॉलुईन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद है बेंजीन को एसीटोफिनॉन में परिवर्तित करना है। तो हम बेंजीन लेंगे, उसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे। तो बेंजीन पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन और एसिटिल क्लोराइड का ये वाला क्लोरीन HCl के फॉर्म में निकल जाएगा
जाएगा और ये वाला कार्बन इस वाले हाइड्रोजन की जगह इस तरह से ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा और एसीटोफिनॉन का फॉर्मेशन होगा। तो ये थे हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इस तरह से आज हमारा क्वेश्चन बैंक लगभग कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 के क्वेश्चन बचे हुए हैं। यदि आप लोगों को आंसर नहीं मिलते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।